बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हमने पढ़ा था। ये इक्वेशन निकाली थी हमने, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम। n नॉट क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा को हमने वहाँ भी कहा था डीके कांस्टेंट एट t टाइम, जिस टाइम के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए बहरहाल। ठीक है, डेरिवेशन हमने की थी। लैम्डा कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, चैप्टर 11 में भी पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बहुत सारे कांस्टेंट जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। मटेरियल चेंज होता है तो उनकी वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का चार्ट था ना। ठीक है, हेलो शहजादो, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? एक उठ के इधर आ जाओ, कैप तो आगे आ जाओ। तो लैम्डा इज डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियर सब्सटेंस दैट डिकेज। ठीक है, इट मीन्स एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ लैम्डा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। हमने कहा था रेडियो एक्टिविटी पूरी की पूरी वो टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड, तो इस ये वैल्यू भी डिपेंड नहीं करेगी। लैम्डा अगर ज्यादा होगा, ठीक है, आप टाइम 1 सेकंड रखेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। सही है, टाइम आप 1 सेकंड रख दें तो जिसकी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, ई पे पावर माइनस क्या हो जाएगी ज्यादा, तो वो क्या होगा? वो ज्यादा जल्दी डिके होगा। वो क्या होगा? ज्यादा जल्दी डिके होगा। लैम्डा अगर स्मॉल है, लेस न्यूक्लियाई विल डिके इन टाइम। दो आपने ले लिए एलिमेंट, एक का लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है, एक का लैम्डा की वैल्यू कम है। आपने एक दिन बाद दोनों को ऑब्जर्व किया, तो जिसकी लैम्डा की वैल्यू की कम है उसके कम न्यूक्लियर डिके होंगे, और जिसकी लैम्डा की वैल्यू की ज्यादा उसके ज्यादा न्यूक्लियर डिके होंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन यही बता रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। हाफ लाइफ क्या होती है? टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वो वक्त जिसमें आधे न्यूक्लियाई डिके हो जाए। जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 64,000 है, एक दिन बाद 32,000 रह गए, फिर 32,000 ने एक दिन और गुजर गया 16,000। तो मैंने जो वो एक दिन लिया था वो क्या था? हाफ लाइफ। लेकिन वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। ये भी अगेन डिपेंड करता है एलिमेंट पे। एलिमेंट चेंज होगा तो उसकी हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए, यूरेनियम 238 की देंगे हाफ लाइफ क्या है? 4.5 एक्सपोनेंट 9 ईयर्स। एक्सपोनेंट 9 ईयर्स कितने साल बन गए? बिलियंस ऑफ ईयर्स। रेडियम 226 1620 साल। आपके पास अगर इसके 64,000 हैं तो 1620 साल बाद 32,000 डिके होंगे। 1620 साल बाद 32,000 डिके होंगे और 32,000 बच जाएंगे। रेडॉन 3.825 डेज। यूरेनियम 239 23.5 मिनट्स। तो किसी की बहुत कम भी है। अगेन ये नेचुरल है। ये सारी चीज़ें क्या, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा। वो स्टेबिलिटी हमारे अगेन कोर्स में नहीं है। स्टेबिलिटी का ग्राफ है, वो हम निकाल लिया कोर्स से। टी हाफ और लैम्डा का रिलेशन क्या है? देखिए कॉमन सेंस है, अगर लैम्डा कम होगा तो कम न्यूक्लियर डिके होंगे। जब कम न्यूक्लियर डिके होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा फिर डिके होने में। तो जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, और जिसकी लैम्डा की वैल्यू बड़ी होगी वो जल्दी डिके होंगे। जब वो जल्दी डिके होंगे तो आधे में टाइम कम लगेगा। तो एग्जैक्ट इन्वर्स तो नहीं है, ऊपर 1 नहीं है, ऊपर क्या है? 0.693। टी हाफ बराबर है 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है भाई, ये हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का रिलेशन है। ये उतार लें। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये अगेन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल
या 2 और समझते हैं। अभी आप सब इस लेक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, कोई 25-30 स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में, अब नहीं तो आप में से हर एक का अलग अलग एक मास है। जो स्मार्ट मैन है मेरी तरह वो 40-50 kg का है, और जो भारी है वो हो सकता है 60-70 का भी हो, ऐसे ही है ना। तो आप सबके मास को जमा करेंगे तो हम कहेंगे वो मास हो गया हमारे सेकेंड ईयर की क्लास का, ऐसे ही है। वो हमने जमा किया, फर्ज किया वो 1000 kg आ गया। कितना आ गया? अब अगर मैं कोई एक बहुत बड़ा पल्लड़ा ले आऊँ और आप सबको उसमें डाल दूँ तो उस पल्लड़े को क्या रीडिंग दिखानी चाहिए? 1000 kg। ऐसे ही होना चाहिए ना। तो डेली लाइफ में यही होता है कि सम जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जब टोटल करते हैं उसका जो सम है वो होल के बराबर होता है। होल का मतलब है सबको इकट्ठा ले लें, और सम का मतलब सबको अलग अलग लेके उनका सबका क्या कर लें? सम कर लें। तो सबका अलग अलग लेके सम कर लो या सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दो, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है। न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस में ऐसा, न्यूक्लियस में क्या होता है कि अगर आप सब अलग अलग हैं तो वही बात है, सबके मासेस को मैं जमा कर रहा हूँ तो मास 1000 kg बन रहा है, लेकिन सबको एक साथ पल्ले में रख रहा हूँ तो मास 990 kg बन गया। 10 kg मास क्या हो गया? गायब हो गया। समझ रहे? तो यही न्यूक्लियस में होता है कि सम जो होता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अगर हम जमा करें तो न्यूक्लियस का मास निकल आएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम जमा करके मास निकालते हैं और एक्चुअल न्यूक्लियस का मास निकालते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा करने से जो मास आता है वो ज़्यादा होता है, और एक्चुअल मास जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ने मिलकर क्या बना लिया? न्यूक्लियस। तो जब हम उनको इकट्ठे देख रहे हैं मास कम है, जब अलग अलग देख रहे हैं जमा कर रहे हैं तो मास ज़्यादा है। इस मास में डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। इस मास में डिफरेंस को क्या कहते हैं? मास। तो ये देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स पार्टिकल्स। क्या पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट डिनोटेड बाय डेल्टा एम। यह मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। Z क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है। अगर मुझे किसी न्यूक्लियस का मास और उसके पार्टिकल से अलग अलग निकालना है, समझिए ये इसका एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है ना, ठीक है। तो याद है हमने कहा था सिंबल क्या होता था? X Z A। Z क्या था? प्रोटॉन नंबर। A क्या था? मास नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो हमने कहा था फिर न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? A माइनस Z, ठीक है। जैसे हीलियम की हमने बार बार मिसाल ली, 2। A को इधर भी लिखते हैं कि इधर भी लिखते हैं, ज़्यादातर चलें एक ही बात है। तो 2 प्रोटॉन है और 4 माइनस 2 2 ही न्यूट्रॉन है, सही है। अब Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्रोटॉन के मास से, तो 2 प्रोटॉन का मास निकल आएगा ना। प्लस अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। लेकिन हमें सिंबल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिए होते, सिंबल में A और Z दिया होता है। तो फिर हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस Z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ। ये तो वो चीज़ है जो इंडिविजुअल्स को आपने जमा कर लिया, लेकिन ये जो इंडिविजुअल को जमा करने से आंसर आएगा वो बड़ा आता है, और जब न्यूक्लियस पूरे को लेते हैं तो वो कम आता है। तो इसमें से फिर इसको माइनस कर देते हैं, हम कहते हैं ये क्या है? मास डिफेक्ट है। ये क्या है? मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट जाता कहाँ है? कल मैंने याद है आपको समझाया था कि अगर आपने एक प्रोटॉन और एक 2 प्रोटॉन दूर दूर पड़े हुए, अगर आपने उनको मिलाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, करीब लाना पड़ेगा। जब वो करीब लाते हैं तो मैंने कहा था उनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए उनको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये मास डिफेक्ट। जब न्यूक्लियस बनता है, वैसे तो न्यूक्लियस अल्लाह ताला ने बना दिए, लेकिन अब अगर आप बना रहे हैं एक ज़बरदस्ती, तो होगा क्या? दिस डिफरेंस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और वो जो एनर्जी है वो कहलाती है न्यूक्लियस की बाइंडिंग, यानी वो एनर्जी ने न्यूक्लियस को बाइंड किए। बाइंड समझते हो ना, बुक को आप गत्तों में जोड़ते हो तो आपको बाइंड हो गई, बंधे रखती है, जोड़े रखती है। तो यही बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल टू mc²। तो m की जगह डेल्टा m रख दो, तो आप क्या कर रहे हो, डेल्टा m की एनर्जी निकाल रहे हो। इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर। इसका उलट क्या है, अगर इतनी एनर्जी से इसने न्यूक्लियस को पकड़ा हुआ है तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए फिर इतनी एनर्जी मुखालिफ सिंध में लगानी पड़ेगी। सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड बाइंडिंग। जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी तोड़ने के लिए भी चाहिए। ठीक है। अगली एक डेफिनेशन है पैकिंग फ्रैक्शन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के हमने कहा था न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दो, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका नाम क्या हो गया, पैकिंग। जैसे ये न्यूक्लियॉन, इसमें कितने 4, यानी न्यूक्लियॉन बेसिकली क्या है, मास नंबर ना। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर भी कह सकते हो, न्यूक्लियॉन आ गए ना। तो जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है वो उतना ही अनस्टेबल होता है। अगेन ये हमारे कोर्स से निकाल दिया, लेकिन आपकी बुक में ये एक चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 315 पे। राइट साइड पे मेरे ख्याल एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। ये एनर्जी शुरू में बढ़ रही है, फिर आगे दोबारा कम हो रही है। ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ग्राफ है। बहरहाल इसके हम चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन जिसको पढ़ने का बहुत शौक है वो ये ग्राफ देख ले। ठीक है। अब ये बुक में एक सॉल्व एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 315 पर, ये आप देख लीजिएगा। इसमें लेकिन करते क्या, जब ये इक्वेशन लगाते हैं ना तो मास को यू में लेते हैं। यू में फर्ज करें मास है 1U, याद है यू क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। तो फिर हम ये इक्वेशन नहीं लगाते, हम कहते हैं 1U की एनर्जी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2U होगा तो इसका डबल, 3U होगा तो इसका। ये इक्वेशन, ये 1U की एनर्जी ये कैसे है, ये इससे आई है। 1U का मास रखें या c² से मल्टीप्लाई करें, कितनी एनर्जी आ जाएगी ये। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया 1U का। अब हमें बार बार ये इक्वेशन लगाने की ज़रूरत, तो इसी की मदद से ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। वैसे ये सारे टॉपिक्स कोर्स में नहीं है, लेकिन जो मॉडल पेपर है उसमें एक आध MCQ दिया हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ा दिए। सही ना, आपने भी हेडिंग्स पढ़ ली होंगी। ये टॉपिक कोर्स में नहीं है, तो MCQ के लिए मैंने करा दिया। बाकी अगर आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप क्या कर लें, बुक में देख लें। ठीक है। जो इंशाल्लाह, हाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। मंडे को हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। पहले ज़ाहिर है जो पास पेपर्स हैं, फिर मॉडल पेपर, और कोशिश करेंगे कि मंडे को आपको वो हैंडआउट्स भी दे दें, फिर वो आप सॉल्व करें तो ट्यूसडे को हैंडआउट भी सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर 20 में 2 ही टॉपिक हैं, वही हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। अब एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ भी है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 11 दोबारा से शुरू कर देंगे। मंडे को 6:30 बजे क्लास होगी। सही।